हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इतिहास के 40 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं जो कि कहिए ना कि 4 से 5 बार पूछा गया प्रश्न है। मतलब एक तरफ से कहिए कि 2024 में आने की संभावना है, तो आप ऐसे प्रश्नों को रट जाइए। मतलब कहिए ना, आपको किसी भी तरह से याद कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम आपको याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो चलिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन देख रहा है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो वियना सम्मेलन बाबू 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब, 1815 ईस्वी में हुआ था। आप लोग को याद रखना है, वियना सम्मेलन कब होता है, तो 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को ऐसे प्रश्न को देखिए, यह कितना बार पूछा गया प्रश्न था। 2022 में भी फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था, 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया था। और तो नहीं लिखा गया, और भी यह प्रश्न पूछा गया था, और साल भी पूछा गया था, और नहीं लिखा है, 2 ही साल लिखे हैं सिर्फ, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। काउंट काबर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो किस पद पर नियुक्त किया, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। पीएम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पीएम बोलते हैं, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो बहुत ही मेहनत लगता है। आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक ना। तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया। तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया, आप लोग बताइए कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट। ये देखिए 2022, 2016, 2014 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था, तो बाबू मेजनी का भी योगदान था, मेजनी का भी योगदान था, गैरिबाल्डी का भी योगदान था, गैरिबाल्डी का भी योगदान था, काउंट काबूर का भी योगदान था। इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि इटली के एकीकरण में किसका योगदान था, तो मेजनी भी थे, गैरिबाल्डी भी थे, काउंट काबूर भी थे, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिबरेलिन एक संस्था है। रुक जाइए एक मिनट। जिबरेलिन एक संस्था, मतलब जिबरेलिन क्या है, क्या है आपको बताना है। तो जिबरेलिन एक बाबू व्यापारियों की क्या है, एक संस्था है, ठीक है ना। जिबरेलिन क्या है, व्यापारियों की एक क्या है, संस्था है, ठीक है ना। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पैम्फलेट की संधि कब हुई। पैम्फलेट की संधि कब हुई, पैम्फलेट की संधि कब हुई, आपको बताना है कि पैम्फलेट की संधि कब हुई। तो पैम्फलेट की संधि बाबू 1871 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। 1871 ईस्वी में हुआ। जो हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आपको दिमाग के साथ याद कर लेना है, ठीक ना। पैम्फलेट की संधि कब हुई, तो 1871 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। आगे चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, आपको बताना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, मतलब किसके कारण जर्मनी का एकीकरण हुआ, बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसके लिए बाबू आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिए कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काउंट काबूर उत्तरदायी थे, कि बिस्मार्क उत्तरदायी थे, कि गैरिबाल्डी उत्तरदायी थे, कि मेजनी उत्तरदायी थे। मतलब जर्मनी का एकीकरण किसके कारण हुआ, ये बताइए ना आप लोग। तो देखिए यहाँ पर हम आपको यहाँ पर क्या बताए थे, एक पीछे वाला प्रश्न आपको सबसे पहले दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पर कह रहा है इटली के कारण मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबू, ये तीनों का योगदान था। उसके अलावा इसमें जो ऑप्शन को देखिए उसको छाट दीजिए। तो देखिए उसमें था बिस्मार्क, देखिए उसमें काउंट काबू था, गैरिबाल्डी था, मेजिन था, पर बिस्मार्क नहीं था। तो जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था, सॉरी यह क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया बाबू। कौन उत्तरदायी नहीं था, कौन उत्तरदायी नहीं था, ठीक है ना। कौन उत्तरदायी नहीं था होगा, इसलिए क्वेश्चन गलती हो गया। कौन उत्तरदायी नहीं था, देखिए काउंट काबूल, गैरिबाल्डी, मेजिन तो उत्तरदायी है, ये था जर्मनी के एकीकरण में, लेकिन बिस्मार्क नहीं था, तो यहाँ पर नहीं क्वेश्चन होना चाहिए था, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया था, ठीक ना। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था, ऑस्ट्रिया था, ठीक ना। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे, इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे बाबू, लेनिन थे। कौन थे, लेनिन थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
इटली के एकीकरण के में किसका संबंध नहीं है? आप लोगों को बताना है कि इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था। हाँ, यह क्वेश्चन सही है। तो बाबू बिस्मार्क का संबंध नहीं था, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासन की स्थापना हुई? तो 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन की व्यवस्था हुई? तो संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था हुई, ठीक ना। संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था हुई, ठीक ना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया, ठीक, बिस्मार्क। ठीक है, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मोबाइल तो आप लोग समझिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। मार्टिन लूथर कौन थे? पूछ रहा है कि मार्टिन लूथर कौन थे। तो मार्टिन लूथर बाबू ये क्या थे? धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? एक धर्म सुधारक थे, ठीक ना। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, ठीक ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी थोड़ा काम है इसलिए वीडियो को भी यहीं समाप्त करें। अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, ठीक ना।